अजय को देवघर नगर पालिका में रहते हुए लगभग 4-5 साल का अरसा गुजर चुका था। अब उसकी तैनाती दूसरी नगर पालिका में हो गई थी, इसलिए अब अजय की जगह वहां पर नितिन की तैनाती हुई थी। जाने से पहले अजय नितिन को वहां के बारे में सब कुछ बताकर जाना चाहता था, क्योंकि नितिन जो था वो पहले से ही अजय को जानता था, दोनों दोस्त भी थे। इत्तेफाक से नितिन की तैनाती उसी नगर पालिका में हुई जहां पर पहले से अजय तैनात था। जिस बंगले में अजय रह रहा था, उस बंगले का चपरासी जो था उसके बारे में भी वो नितिन को बता रहा था कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो इस चपरासी रामलाल से कह देना। जब नितिन रामलाल को देखता है, पास में खड़ी उसकी पत्नी को देखता है, तो दोनों की उम्र में काफ़ी अंतर था। रामलाल ज़्यादा उम्र का था, उसकी पत्नी सरला बहुत कम उम्र की थी और वो किसी खूबसूरत फिल्मी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। बस फिर क्या था, नितिन की देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है। दोस्तों, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, एक बड़े अफसर और एक चपरासी की पत्नी की कहानी। सुनकर के आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा इसमें। बने रहिए मेरे साथ। मैं खुर्शीद अहमद भाई जी दास्तान ज़िंदगी में आज आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूं। बस आपसे वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। आपके एक लाइक से मुझे बड़े हिम्मत मिलती है इस तरह की कहानी आपके लाने के लिए। जिन दोस्तों ने कमेंट किए हुए हैं, सभी के कमेंट मेरे पास लिखे हुए हैं, सभी का नाम लूँगा। धक्का मुक्की कोई ना करे, अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करें। बस पहले स्टोरी विस्तार के साथ सुने, फिर सभी के नाम पढ़े जाएंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं विस्तार के साथ। दोस्तों, जब अजय का तबादला हुआ तो नितिन जैसे ही वहाँ तैनात हुआ, अब वो अपने चपरासी रामलाल की पत्नी को आते जाते देखता और बस उसकी गदराई जवानी पर ही उसकी नज़र रहती और उसको हासिल करने के तरह तरह के वो तरीके अपनाने लगता। अजय ने उसको बताया था कि रामलाल जो है वो बहुत ही उसूल वाला आदमी है, कि ये छोटे लोग जो होते हैं, नीचे लोग जो होते हैं, ये कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हम लोग तो अपना प्रमोशन कराने के लिए, अजय ने नितिन को बताया था कि हम लोग तो कभी कभी अपना प्रमोशन करवाने के लिए अपने बड़े अफसरों को, अपनी बहन बेटियों को, अपनी पत्नियों को बड़े अफसर के पास भेज देते हैं। वो खुश होकर फिर हमारा प्रमोशन भी कर देता है। लेकिन ये छोटे लोग इन चीज़ों को, इन बातों को पाप समझते हैं और ये कंप्रोमाइज़ कभी भी नहीं करते। ये सारी बात नितिन और अजय के बीच में हुई थी। अब नितिन सोचता है कि यार कुछ भी हो जाए, इस औरत को तो मुझे हासिल करना ही है। जब रात होती है तो अब वो चपरासी रामलाल नितिन के पास आता है और कहता है कि साहब जी, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। जो पहले वाले साहब थे वो सारा काम अपना मुझसे ही करवाया करते थे। बाहर से कुछ मंगाना हो, अपने कपड़े धुलवाने, सारी चीज़ें जो है वो सब मैं ही किया करता था। और नितिन पूछता है कि तुम्हारे साहब जो थे पहले वाले, क्या क्या शौक़ रखते थे, क्या क्या उनका काम तुम किया करते थे। तो वो बताता है कि साहब, जब रात होती थी तो वो मुझसे दारू मंगवाया करते थे और कभी कभी तो मुझसे लड़की भी मंगवाया करते थे। एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की है जिसको मैं जानता हूँ, वो इस काम को कर लिया करती है। तो हमारे पहले साहब जी उस लड़की को बुला लिया कर लेते और वो उसको 2000 रुपये दिया करते थे। पूरी रात वो उनके पास रहा करती, सुबह चला आया करती। नितिन जब ये सुनता है तो वो कहता है कि चलो ठीक है भाई, वैसे तो मैं कभी कभी दारू पीता हूँ, रोज़ तो नहीं पीता, लेकिन आज तुम दारू ला दो और उस लड़की को भी बुला दो, हम भी देखेंगे कि कैसी है, हम भी चखेंगे उसका स्वाद। रामलाल दारू की बोतल लेके आता है। उस लड़की से पहले ही रामलाल की सेटिंग थी, उसको भी वो लेकर के आ जाता है। जब वो उस साहब के कमरे में पहुंचती है तो पहले दोनों दारू पीते हैं, उसके बाद पूरी रात फिर एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। सुबह जब वो जाने लगती है तो उसको नितिन 3000 रुपये देता है और कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। वो कहती है कि साहब क्या काम, पूरी रात तुमने मेरे साथ एंजॉय किया, अब क्या काम रह गया। नितिन कहता है कि जब तुम यहाँ से जाओगी तो रामलाल से मिलकर तो जाओगी ही, इसलिए उससे कहना कि मैं तुम्हारे साहब के पास पूरी रात रही, लेकिन तुम्हारे साहब ने मुझे
छुआ तक नहीं, कुछ नहीं किया पूरी रात, बस सो गए और सुबह को जाते समय मुझे 3,000 रुपये देकर दिए। नितिन ने एक दांव खेला था और वो ये सोच रहा था कि अगर ये मेरा दांव सही तरह से पड़ गया तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। उस लड़की ने ऐसा ही किया। जब वो वहाँ से गई तो रामलाल से कहती हुई गई कि रामलाल, तुम्हारा ये नया अफसर कैसा है? इसने मुझे रात भर छुआ भी नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं किया, और जब सुबह ये मुझे भेजता है अपने पास से तो 3,000 रुपये दे करके ये मुझे भेज रहा है। तुम्हारा ये साहब शायद नामर्द है, और ऐसा क्या शौक़ है, ऐसे कितनी दौलत है इसके पास जो ये फ्री में लुटा रहा है, कुछ करता भी नहीं, और फिर 3,000 रुपये दे करके मुझे भेज दिया। ऐसे आदमी के पास तो मैं रोज़ाना आ जाऊं। जब रामलाल उसकी ये बात सुनता है तो वो बड़ी हैरत में पड़ जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है भला। उसको यकीन नहीं आ रहा था। फिर वो अपने कमरे में जब पहुंचता है तो कुछ सोच करके अपनी पत्नी से उस बात को कह देता है। कहता है कि सरला, हमारे जो ये नए साहब आए हैं, इन्होंने रात मुझसे शराब और एक लड़की मंगाई। जैसे कि तुम्हें पता है कि पहले वाले साहब मंगाते थे मुझसे, मैं उनको कभी कभी ला दिया करता था। लेकिन जब वो लड़की सुबह वापस गई तो वो ये कहती हुई गई कि तुम्हारे साहब तो नामर्द हैं, उन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, ऊपर से 3,000 रुपये दे करके भेजा। दोस्तों, बड़ी सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनिए कि नितिन ने कैसा पासा फेंका था और रामलाल उस पासे में कैसे फंस जाता है। अब सरला भी बड़ी हैरत से अपनी पति की तरफ देखती है, लेकिन बात हजम होने वाली नहीं थी कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। दोनों पति पत्नी आपस में मशवरा करते हैं कि शायद दौलत की कमी नहीं है साहब के पास। कुछ देर सोचने के बाद फिर रामलाल अपनी पत्नी सरला से कहता है कि क्यों ना एक काम किया जाए। सरला पूछती है कि क्या? कि हमारे साहब पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं ठहरा एक चपरासी आदमी, मुझे तनख्वाह ही कितनी मिलती है, मुश्किल से हमारा गुजारा भी नहीं हो पाता, इसलिए मैं अपने घर वालों से यहाँ अलग तुम्हें लेकर के रह रहा हूँ। बहुत दिनों से मेरी तमन्ना है कि मैं मोटरसाइकिल ख़रीदूँ, लेकिन ख़रीद नहीं पा रहा हूँ। मेरी तमन्ना ये भी है, तुम कभी कभी मुझसे गहनों के लिए कहती हो, तुम्हारे लिए गहने भी नहीं बना पाता। तो क्यों ना एक काम किया जाए कि साहब जब मुझसे किसी लड़की को बुलाएंगे तो उस लड़की के बदले तुम चली जाना, क्योंकि साहब तो कुछ कर नहीं पाते, बस उन्हें तो औरत के साथ में सोने का शौक़ है, और वो फिर सुबह जब पैसे दे करके तुम्हें भेजेंगे तो उस पैसे से हमारे सारे अरमान, सारे सपने पूरे हो जाएंगे। सरला मना करती है। सरला कहती है कि मुझे यकीन नहीं आता कि कोई आदमी भला ऐसे कैसे कर सकता है। रामलाल कहता है कि अगर हमारे साहब उस लड़की के साथ कुछ करते तो वो भला मुझसे यूँ क्यों कह के जाती कि तुम्हारे साहब नामर्द हैं। मुझे बार बार इस बात को ख्याल आ रहा है, इसलिए मेरी बात मानो और तुम साहब के पास चले जाओ। देखो, मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि ये कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी पत्नी किसी दूसरे के साथ सोए, लेकिन साहब से कुछ होने वाला तो है नहीं, इसलिए तुम चली जाना। वो किसी भी तरह करके अपनी पत्नी सरला को मना लेता है। रात होती है जब नितिन रामलाल से कहता है कि रामलाल, मेरे लिए शराब लेकर के आओ और उस लड़की को बुला करके ले आओ। तो फिर वो उससे कह देते हैं कि साहब, उस लड़की को क्या ज़रूरत है, मेरी पत्नी है, जवान है, खूबसूरत है, अगर चाहो तो मैं उसको भेज दूँ। नितिन तो चाहता ही यही था, उसने वो पासा इसीलिए फेंका था। वो कहता है ठीक है, अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है तो भेज दो। अब सरला नितिन के कमरे में चली जाती है। नितिन खूब शराब पीता है और उसके बाद सरला पर हावी हो जाता है। जैसे ही वो सरला के ऊपर हावी हुआ, सरला की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने जो सुना था मामला बिल्कुल उसके उलट था। सरला ने तो ये सुना था कि वो नामर्द है, उसके पति ने तो यही बताया था कि नितिन नामर्द है, उससे कुछ होता नहीं, लेकिन यहाँ तो उसने सरला को थका दिया था। पूरी रात नितिन अपने मन की मुराद पूरी करता है। जिस औरत को पाने के लिए उसने तरह तरह के हथकंडे अपनाए थे, आज उसने अपना लिया था उसको। सरला भी कुछ नहीं कर सकती थी, सिर्फ अपनी बेबसी पर आंसू बहाने के अलावा और कुछ नहीं था।
उस वक्त उसने नितिन को कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो घुट रही थी और वो सोच रही थी कि मुझे शायद पैसों के लालच में मेरे पति ने मुझे इस अफसर के पास भेजा है, वरना मेरा पति मुझसे झूठ क्यों बोलता और उसने मुझे झूठ बोल करके इसके पास भेजा है। अब सरला, रामलाल की पत्नी, अपने पति से बदला लेने की ठान लेती है। जैसे तैसे करके सुबह होती है। रात को नितिन ने सरला को पूरी तरह से थका दिया था, वो काफ़ी टूट चुकी थी और काफ़ी थक चुकी थी। अपने कमरे में पहुंचती है, जाकर के सो जाती है। दोपहर को जब अपने पति से मिलती है तो कहती है कि तुम सही कह रहे थे कि साहब से तो कुछ होता ही नहीं और उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे साथ। रामलाल बहुत खुश होता है कि ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। फिर उसने कहा कि साहब ने मुझे आते हुए खुश होकर के 5,000 रुपये दिए। रामलाल और खुश होता है। फिर सरला कहती है कि क्यों ना तुम्हारी बहन जो गांव में है, जवान है, खूबसूरत है, उसको हम यहाँ बुला लें और फिर हम मेरे साथ में तुम्हारी बहन भी कभी कभी साहब के पास चली जाया करेगी। उसको वो और अच्छे पैसे दिया करेंगे क्योंकि वो कुंवारी भी है, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत भी है, जवान भी है, उसको और ज़्यादा पैसे मिलेंगे और फिर हम तुम्हारी बहन की शादी धूमधाम से कर देंगे। रामलाल की समझ में आ जाता है और वो अपनी बहन को बुला लेता है। सरला इस तरह से अपने पति से बदला लेना चाहती थी क्योंकि उसने जो उसे भेजा था, लेकिन इसमें रामलाल की भी कोई गलती नहीं थी। उस लड़की ने जो पहली दफ़ा नितिन के पास आई थी, जाते हुए जो उसने बताया था, उसी के आधार पर उसने अपनी पत्नी से कहा था। कहीं ना कहीं रामलाल के मन में लालच आ गया था। अब जब उसकी बहन घर आती है तो नंद और भावज के बीच में बातें होती हैं। वो उसको सारी बात बता देती है कि हकीकत बात यह है कि मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया है और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा गांव में कितने लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए इससे पहले कि गांव में तुम कोई गुल खिलाओ और हमारी इज्जत का कचरा कराओ, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम जो गांव में कर रही हो वो तुम यहाँ भी कर सकती हो, उसके साथ में यहाँ हमें पैसे और मिलेंगे। उसकी नंद जो है वो हामी भर देती है। रात को फिर जब रात होती है वो उसके पास पहुँचती है। अब वो अफसर जो था नितिन, दोनों नंद भावजों को दोनों को इस्तेमाल कर रहा था, खूब दोनों के साथ ऐश कर रहा था और दोनों को पैसे भी दे रहा था। कभी कभी अपने से बड़े अफसरों को खुश करने के लिए उन दोनों नंद भावजों को अपने बड़े अफसरों के पास भी भेज देता था, इसलिए अब उनको पैसे ज़्यादा भी मिल जाते थे। रामलाल इन सब बातों से बेखबर था। उसे यही पता था कि उसके अफसर जो हैं उनसे कुछ नहीं हो पाता और उसकी बहन और उसकी पत्नी फ्री फंड का उनसे पैसा ऐंठ रही हैं और उसके सारे सपने पूरे हो गए हैं। रामलाल ने बाइक भी खरीद ली थी, पत्नी को गहने भी दिला दिए थे, बहन को भी अच्छे कपड़े, यानी खूब शौक पूरा हो रहे थे। अपनी बहन का एक जगह उसने रिश्ता भी तय कर दिया था। एक दिन उसकी बहन और भाभी, क्योंकि आपस में दोनों के बीच में एक दूसरे के कोई पर्दा नहीं था, कोई दीवार नहीं थी, घर में बैठी हुई खूब हंस रही थी, एक दूसरे से चुटकियाँ ले रही थी और आपस में बातें कर रही थी और कह रही थी कि हमारे साहब नितिन जो हैं, पता नहीं उनके अंदर कितनी ताकत है, वो तो जब हम जाते हैं तो पूरी रात सोने नहीं देते और खूब मज़े कराते हैं। जब दोनों नंद भावजे अंदर बैठी हुई ये बातें कर रही थी तो बाहर रामलाल उनकी ये बातें सुन लेता है और ये बात सुनकर उसको अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है कि ऐसे भला कैसे हो सकता है। जिस आदमी को वो नामर्द समझ रहा था और नामर्द समझकर ही अपनी पत्नी और बहन को उसके पास भेज दिया था, वो तो अच्छा खासा मर्द था और दोनों को खूब उनके साथ ऐश कर रहा था, मनमानी कर रहा था। अब वो अपनी बेवकूफ़ी और अपने अफसर की उस चाल पर हैरत में पड़ जाता है कि मेरे अफसर ने मुझे फंसाने के लिए ही शायद उस लड़की का इस्तेमाल किया था और जिसकी चाल में मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ। अब वो क्या कर सकता था? कुछ नहीं कर सकता था। अब उसने सब्र कर लिया कि जो हो रहा है होने दो, जिसके पास पैसा है उसी की समाज में इज्जत है,
पहले मैं चपरासी था, ना मेरी गांव में इज्जत थी, ना ससुराल में इज्जत थी। अब जब से मेरे पास मोटरसाइकिल आई है, बीवी के पास गहने आए हैं, पैसा आया है, मैं धाक के साथ गांव में जाता हूं, धाक के साथ ससुराल में जाता हूं, सब मेरी इज्जत करते हैं। यानी ऊपर से दिखने वाला जो इंसान है, जो जाहिर में दिख रहा है, वही लोगों को दिख रहा है। कितना भी ईमानदार इंसान हो, कितना भी ईमानदार व्यक्ति हो, अगर वो गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं करता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लोग पैसे को कितनी अहमियत देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रामलाल ने जो रास्ता चुना था पैसा कमाने का, वो बिल्कुल गलत था, सरासर गलत था। क्योंकि अपनी बहू बेटियों को दांव पर लगाकर, उनकी इज्जत बेचकर, भले ही आप पैसा कितना ही कमा लो, समाज में अपनी इज्जत कितनी ही आप बुलंद और बड़ी कर लो, लेकिन आप उस पैसे को कभी भी अच्छे काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो आपके बीवी के, आपके बच्चों के, आपकी बेटी के, आपके बहन के जिस्म की कमाई हुई दौलत है, जो किसी भी मजहब में सही नहीं है। पाप है, पाप है, पाप है, गुनाह है। इसलिए रामलाल का तरीका पैसा कमाने का गलत था। यही पैसा अगर किसी अच्छे कार्य से, आप हो, आपकी पत्नी हो, आपकी बहन हो, अगर आप जॉब करते हैं, मेहनत मजदूरी करके भी अगर आप पैसा कमाते हो, तो वो पैसा आपके लिए पुण्य का काम करेगा, जायज़ है। इसलिए पैसा तो कमाओ, लेकिन पैसा कमाने के लिए इस तरह के शॉर्टकट रास्ते बिल्कुल गलत हैं। चलिए दोस्तों, अब उन दोस्तों के नाम जिन्होंने कल से अब तक मुझे कमेंट किए हैं, सभी दोस्तों के नामों की लिस्ट मेरे पास मौजूद है। तो सबसे पहले दोस्तों नाम आता है केशव मिश्रा, जगदीश सिंह बद्दूवाला मोगा पंजाब से, मनोज बिहार से, फौजी जागीर सिंह अलवर राजस्थान से, राम सुंदर नई दिल्ली से, आयस कुमार यादव, अंशुमान कुमार यादव, विपिन कुमार यादव, यह है मोथारी बिहार से, दीपक भाई दिल्ली से, राजकुमार इटावा यूपी से, मुन्ना यादव चंपारण बिहार से, बालेश्वर प्रसाद सिंह, हुमा विश्वकर्मा, पुष्पा देवी दारूराज जम्मू से, मोहित कुमार दिल्ली से, सुरेंद्र राम दरियापुर गाजियाबाद यूपी से, सन्नी कुमार गोंडा से, रीता बुलंदशहर से, उदय सिंह, इनकी मम्मी है हरविंदर कौर और इनकी बहन है गुरलीन कौर और छोटी सिस्टर है इनकी सुखमणि कौर, यह है मोगा पंजाब से, राजेश बग्गा जोधपुर राजस्थान से, देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव कचनार सीतापुर यूपी से, मोहम्मद ईशा कोसियार अररिया, मलखान सिंह दिल्ली से, अफसर अली इनकी पत्नी है अफसाना बानो, यह है गोपलापुर मिश्रीक, जंग बहादुर शर्मा जिला बस्ती, अंसार हुसैन, सुशील कुमार सुमन लता पानीपत हरियाणा से, संजय कुमार इनकी पत्नी है रक्षा रानी, बेटा है सिद्धार्थ सार्थक, गांव रामखेड़ा जिला बिजनौर से, मान सिंह यादव नेपाल सिंह बागपत यूपी से, जवाहर सिंह सहारनपुर से, तुफैल अहमद मधुबनी बिहार से, अब्दुल मोमीत रियानपुर कटिहार बिहार से, उमर फारूक इनकी बेटी है फातिमा, यह है मलेरकोटला पंजाब से, यामीन सैफी, हर्षित टेलर प्रतापगढ़ राजस्थान से, आस मोहम्मद नथुपुरा बुरारी दिल्ली से, दाऊद राना बेगी नज़र गंगोह सहारनपुर से, दिलावर खान सियाई, राजवीर सिंह पोसवाल एडवोकेट, इनका बेटा है रजत पोसवाल और इनकी पत्नी है ममता बैंसला बघौल, यह है तहसील हसनपुर जिला अमरोहा, पंकज कुमार इनके पिताजी हैं डॉक्टर बलराम सिंह सरथौली से, अशोक रत्ती बंगा शहीद भगत सिंह नगर पंजाब से, कुमार फ्रॉम अंडमान पोकाडेरा से, गोपाल चौहान गांव दलौदा मंदसौर मध्य प्रदेश से, अब्दुल मन्नान अंसारी बल्ला शेरपुर जिला बिजनौर से, राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, केदारनाथ सिंह प्रतापगढ़ यूपी से, गबरीला समूह के संस्थापक श्री गणपति सिंह भाटी जी, यह है पूनम नगर जैसलमेर राजस्थान से, बाबूलाल पवार मध्य प्रदेश से, योगेश कुमार इमलिया हमीरपुर यूपी से, जयपाल त्यागी जिला बिजनौर यूपी से,
नीरज सैनी बुलंदशहर यूपी से, उदय शंकर राजकुमार पंजूपुरा से, राजेश कटियार नीरज कुमार आइडियल बुटीक, सुभाष हरियाणा जिंद से, शक्ति सिंह बलहारा गांव कोलीहाट सोनीपत हरियाणा से, अतीक काजी, घनश्याम साहू कटाई बेमेतरा छत्तीसगढ़ से, फिरोज आलम बेतिया बिहार से, रामदेव यादव समस्तीपुर बिहार से, राम अवतार गुर्जर बानेश्वर से, राहुल जयकार जाट दिल्ली से, राजकरण आमती यूपी से, जयप्रकाश यादव, सरवर खान अल्लादीन खान पिपरवा जिला ग्वालियर से, चरणजीत सिंह लुधियाना पंजाब से, बनवारी लाल कुशवाहा अख्तर खान बांदा से, ईश्वर लाल पटेल मोहम्मद फ़खरू और इनके बेटे हैं मोहम्मद अरमान, मोहम्मद अयान, मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद आरिफ और बेटी है अजरा। यह है बहादुरपुर मेवात राजस्थान से। हफीज़ुल्लाह खान नासिक महाराष्ट्र से, लखन सिंह हिमाचल प्रदेश से, सुरेश कुमार नीरज ज़िला महोबा यूपी से, अजीज़ुर रहमान यशवंत जायसवाल, जग बहादुर सिंह गांव कुसबई जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश से, मोहम्मद शादाब मुजफ्फरनगर से, सतवीर जिला मुजफ्फरनगर यूपी से, जितेंद्र सिंह कल्लू जिला बांदा यूपी से, देवेंद्र श्रीवास्तव सीतापुर यूपी से, साहिब सिंह जकी अंसारी खुर्जा और इनके दोस्त हैं मुबीन शाहिद और वसीम, अनिल कुमार मिशिगन अमेरिका से, मनोहर दिल्ली से, रविंदर तोमर अजीतगढ़ सीकर राजस्थान से, नेपाल सिंह पांचाल बागपत यूपी से, महेश चंद्रपाल, संतोष कुमार, सुमन अप्सरा थापा फ्रॉम नेपाल से, रामनिवास लमरूर तीर्थ नगरी से, तुफैल अहमद मधुबनी बिहार से, विनोद कुमार लहरी हिमाचल प्रदेश से। चलिए दोस्तों, अब आगे कल नई लिस्ट बनेगी, उनमें और भी दोस्तों को नाम दिया जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों हमें सुनते रहें। चलिए फिर एक दूसरी स्टोरी में मिलूँगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।